guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the marathon session of India's freedom struggle. Indian history में हमें पढ़ना है और इस हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया की, इसको कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ आपको जे के एस एस बी के एग्ज़ाम्स में ही नहीं है, बाकी अगर आप जो हैं जे के एस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब अगर ये सेशन आप कंप्लीट देखोगे, आप फिर कोई भी बुक पढ़ो आपको इजीली समझ आएगा। अगर बुक पढ़ोगे भी नहीं, स्टिल आप मैनेज करोगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज में पता तो नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए आपको मेमोराइज, बट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप पूरा पेपर ही सॉल्व कर पाओगे। मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आप फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसको जो हम स्टार्ट करेंगे, जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है, मैं कंटेंट मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने अभी तक कंटेंट चेंज नहीं किया। जिस कंटेंट से मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, अगर 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 10 में से 10 क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँगा तो कंटेंट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी कंटेंट से बनेंगे। आपको हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका आपको पता चलना चाहिए। इसको एक फ्लो में पढ़ना है, आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है, एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है। इसको रटा कर नहीं करना है। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा लिंक होना चाहिए आपके बैकग्राउंड जो टॉपिक का होता है उसके साथ, कहानी के साथ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर ही बताऊँगा कौन कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में आईएनसी के नाम से जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? द इंडियन नेशनल यूनियन वाज फॉर्मड इन 1885। इंडियन नेशनल मूवमेंट को बनाया गया है कब? 1885 में। किसने बनाया? ए ओ ह्यूम ने इसकी फॉर्मेशन बनाई है। और ये ए ओ ह्यूम वाज एन इंग्लिशमैन, ये एक इंग्लिशमैन था और एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन दी है। in association with various national leaders who called for the conference in Pune in December 1885। किन के साथ इसने एसोसिएशन बनाई है? बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे, उनके साथ इसने एसोसिएशन बनाई है और जिन्होंने कॉन्फ्रेंस को पुणे में लगाया था। कहाँ पर? पुणे में इन्होंने सेटअप किया था कि हम कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर पहली कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? द कॉन्फ्रेंस रिसीव्ड द अनअनॉमस सपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स। जो भी ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई है, इसमें काफ़ी सारे लीडर्स का सपोर्ट इसको देखने को मिला। बट द वेन्यू वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन इसके वेन्यू को शिफ्ट किया गया। कहाँ पर शिफ्ट किया गया? आपको बोला सर इसके वेन्यू को शिफ्ट किया गया है, बॉम्बे में इसको शिफ्ट किया गया है। रीज़न वाई द वेन्यू वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, रीज़न वाज फॉर वेरियस रीजंस लाइक आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन पुणे। पुणे में कॉलरा हो चुका था, इसलिए फिर इसको बॉम्बे में हुआ है। तो क्वेश्चन बनेगा, तो पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ? आपको बोलना है वो बॉम्बे में हुआ है। ऑप्शन में आपको पुणे भी होगा, पुणे में हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज इसी बॉम्बे को हम मुंबई के नाम से जानते हैं, ये सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, further, the leaders decided to rename Indian National Union as Indian National Congress। उसके बाद जो भी लीडर्स इसके साथ एसोसिएटेड थे, किसके साथ? इंडियन नेशनल यूनियन के साथ, इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज करेंगे और फिर इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया था। राइट, यहाँ तक क्लियर हो रही? एक फ्लो में आपको समझना है इसको। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। पहला सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बॉम्बे में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? आपको बोलना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और इसका पहला प्रेसिडेंट जो था, इसका नाम था W.C. बैनर्जी। इसका पहला प्रेसिडेंट था जो उस टाइम का कलकत्ता का एक लायर था। ठीक है, क्लियर हो गया। इट वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट। जो पहला सेशन हुआ था, ये बॉम्बे सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 72 डेलीगेट्स जो थे इन्होंने अटेंड किया था पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 1885। फिर 1885 से क्या हुआ ऑनवर्ड्स, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट एवरी ईयर। हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मीटिंग की है। एंड इट्स काज स्प्रेड स्प्रेड रैपिडली अमंग मिडिल क्लासेस। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो काज था वो स्प्रेड हुआ कहाँ पर?
बाकी मिडिल क्लास लोगों में भी ये फैलता गया। अब देखो 1885 में ये सेशन होता है और वो भी दिसंबर में होता है। अब हर साल ये फिर दिसंबर में ही, जनरली दिसंबर में ही जितने भी सेशंस होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो दिसंबर में ही किए जा रहे हैं। एक लॉजिक मैंने देखा था जब मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने डिटेल में एनालाइज किया था, तो वहाँ पर मैंने इस काज को देखा था कि इस फैक्ट को देखा था कि दिसंबर में ही जनरली सेशंस हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर कुछ ओपिनियंस बताए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, ये यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये पांचों में से एक फैक्ट आपको डायरेक्ट मिलेगा। लॉर्ड डफरिन का क्या कहना है? इसने बोला INC रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। जो डायरेक्ट आपको कीवर्ड रखना है याद, माइक्रोस्कोप की बात की। ये किसने की? आपको बोला लॉर्ड डफरिन ने। तो आगे बताऊंगा मैं आपको, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हम पढ़ेंगे वहां पर लॉर्ड डफरिन को हम डिटेल में देखेंगे। द कांग्रेस इज टॉर्चरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस। ये किसका कहना है? ये कहना है किसका? लॉर्ड कर्जन है। तो कांग्रेस इज फॉल जब आप देखोगे, ये किसने बोला है? ये लॉर्ड कर्जन ने बताया है। और ये कब था? 1905 के आसपास, जब इन पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल, ये तो दोनों कौन थे? ये ब्रिटिशर्स थे। ये दोनों वाइस राय थे, ब्रिटिशर्स के वाइस राय थे, आप बोल सकते हैं गवर्नर जनरल्स थे। उसके बाद क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेगिंग इंस्टीट्यूशन। ये अरबिंदो घोष ने बोला था। ये कौन था? ये एक मॉडरेट था, ये एक्सट्रीमिस्ट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्टिंग्विश करना चाहिए किसके बीच में? बेगिंग और राइट को कैसे क्लेम करते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक, ये भी एक्सट्रीमिस्ट था, ये भी एक्सट्रीमिस्ट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्लेइंग विद बबल्स। ये बिपिन चंद्र पाल ने। अब यहाँ पर देखो, बी से बबल्स, यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल और यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो पांचों के पांच फैक्ट्स पता होने चाहिए एज इट इज। थोड़ा अगर पूरा याद नहीं करोगे, बट यहाँ पर माइक्रोस्कोप को डफरिन के साथ याद करो। यहाँ पर आप फाल को याद करो कर्जन के साथ, कर्जन फाल हो गया था। और फिर बेगिंग की ये बात करो तो वो घोष के साथ रखो। और उसके बाद बेगिंग और क्लेमिंग राइट्स को आप तिलक के साथ रखो। और बबल्स को किसके साथ रखो? बिपिन चंद्र पाल के साथ। ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया। एक्चुअली किसको क्रिटिसाइज किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मतलब मॉडरेट्स को ये क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर एक एक करके हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को तीन फेजेस में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम तीन फेजेस में हम डिस्कस करेंगे। एक हम देखेंगे जिसको हम मॉडरेट फेज कहा जाएगा, जिसको हम M फेज बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम M फेज नाम दे सकते हैं, मॉडरेट फेज। उसके बाद हम एक्सट्रीमिज्म फेज, दैट इज E फेज जिसको बोला जाता है। और फिर G फेज हम बोलेंगे, दैट इज गांधीयन फेज हम कंसिडर करेंगे। मॉडरेट फेज की जनरली बात करेंगे, ये 1885 से लेकर 1905 तक रहेगा। एक्सट्रीमिज्म जो रहेगा ये 1905 से लेकर 1917 तक रहेगा। और फिर गांधी जो आता है वो 15 में तो आता है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में 1917 से लेकर 1947 में इसको हम देखेंगे। तो इन तीन फेज में, इन तीन पार्ट, जैसे मूवी के पार्ट्स होते हैं ना, मूवी के पार्ट्स के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा बहुत छोटा पार्ट होगा। ठीक है, इस पार्ट को पहले कवर करेंगे। और जब फिर मूवी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा वो हम 1905 से लेकर 17 तक करेंगे। फिर थर्ड पार्ट मूवी का लंबा पार्ट होगा, एंड तक आपको डाटा रहना है इसमें। तो मॉडरेट्स की बात करेंगे। क्या है मॉडरेट्स? बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरा फोकस, आप पूरा कंसंट्रेट करो। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस पर फोकस करो। आई एश्योर यू, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस सेशन को कंप्लीट करोगे ना, आप कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाओगे कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन जब आ जाएगा, यू कैन ईजिली हैंडल दैट क्वेश्चन। और अगर आप JKPSC या JKPSI आने वाला है, या जो भी आप क्या बोलते हो उसको, आपके आने वाले एग्जाम्स है, आप उसमें इजीली लिख सकते हो। इवन कि इस कंटेंट से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेंस का आंसर इजीली लिख सकते हो। वहाँ पर आएगा व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको मॉडरेट्स की कहानी जब माइंड में होगी, आप सारी कहानी डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मॉडरेट्स, द मॉडरेट्स यूज्ड द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन फॉर डिमांडिंग रिफॉर्म्स। तो मॉडरेट्स ने क्या बोला है? उन्होंने एक मेथड कौन सा अडॉप्ट किया है फ्रीडम के लिए। ठीक है, जब फ्रीडम, इनकी डिमांड्स जो थी, डिमांड्स को
रखने के लिए उन्होंने कौन सी जो है मेथड्स को अडॉप्ट किया है। आपको बोलना है कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन उन्होंने अडॉप्ट किया है अपने रिफॉर्म्स लाने के लिए। दियर एम वाज नॉट टू बी एग्रेसिव फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। इनका एम एग्रेसिव नहीं था, ये बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। लेस्ट द ब्रिटिश शुड सप्रेस दिस, अदरवाइज ब्रिटिश इनको सप्रेस करता, क्योंकि ये आप बोल सकते हो ये मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स आप बोल सकते हो, या मिडिल क्लास एजुकेटेड थे जिन्होंने मैक्सिमम पढ़ाई जो की थी वो लंदन में की थी। तो उनको पता था कि अगर हम एग्रेसिव रहेंगे अपने डिमांड्स को, हमें हमें डिमांड्स अगर अपनी फुलफिल करवानी है, अगर हम एग्रेसिव रहेंगे ब्रिटिश सर से, तो ये फिर क्या करेंगे, हमें अरेस्ट करेंगे, इस एसोसिएशन को ही बंद करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद करेंगे, फिर हम अपनी डिमांड्स को आगे लेकर नहीं जा सकते। इन्होंने इनका एग्रेसिव जो अप्रोच नहीं था, इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन को अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन को ही फॉलो किया। दे प्रेजेंटेड देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पिटिशंस, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इस पे कि इन्होंने अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी हैं किस फॉर्म में, पिटिशंस, प्रेयर, प्रोटेस्ट। इसको हम बोल सकते हैं पिटिशंस, प्रेयर और प्रोपगंडा भी आप बोल सकते हो, प्रोटेस्ट का प्रोपगंडा भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पेक्ट्रम अगर पढ़ोगे यू विल सी प्रोपगंडा, ठीक है। तो मीटिंग्स के थ्रू किया इन्होंने प्रोटेस्ट, उन्होंने स्पीच और रेजोल्यूशंस की है अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। दे टारगेटेड ओनली एजुकेटेड मासेस, इन्होंने सिर्फ टारगेट किया है एजुकेटेड लोगों को, जो पढ़े लिखे थे उनको ही, ना कि पूरे मास को। इन्होंने पूरे ऑल इंडिया में मास मूवमेंट इन्होंने नहीं चलाया, और ये मास मूवमेंट पे उन्होंने फोकस नहीं किया। इससे क्या हो गया, इसलिए उनको फिर ये क्रिटिसाइज उनके लिए बन गया फिर कि उन्होंने मासेस को ये नहीं किया, अवेयर नहीं किया इस रिलेटेड। सो दे टारगेट ओनली एजुकेटेड, सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही इन्होंने टारगेट किया है फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इन स्पाइट ऑफ देयर मेनी फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स हो गए थे किसके, क्या बोलते हैं, इंडियन मॉडरेट्स के। मॉडरेट्स लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द नेशनल मूवमेंट ग्रो अप, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है। जैसे हम घर बनाते हैं, घर की एक फाउंडेशन होती है, वो फाउंडेशन उन्होंने डाली हुई थी, इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन डाली हुई थी, रिफॉर्म्स की फाउंडेशन उन्होंने डाली थी, किसने किसने, मॉडरेट्स ने। एंड दे हैव एंड दे डिजर्व ए हाई प्लेस अमंग द मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। और इनको ये डिजर्व क्या करते हैं, जो मॉडर्न इंडिया की फॉर्मेशन जो हुई है उनमें से इनको एक हाईएस्ट प्लेस ये डिजर्व करते हैं। आ रही बात समझ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आपको बोलना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बनता है। मॉडरेट्स में कौन कौन से लीडर्स थे, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद ए ओ ह्यूम याद रखोगे, ठीक है। बदरुद्दीन तायब जी, एम जी रानाडी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्णा गोखले, आनंद मान बोस, राश बिहारी घोष, ठीक है, राज बिहारी घोष, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडरेट लीडर। आपको दादा, सबसे पहले दादा को याद रखो। दादा, देखो दादा जो होता है ना, दादा, दादा मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। दादा का मतलब ओल्ड, इसका दूसरा नाम जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और आगे हम और पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म, जो इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म जो किया है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर, फिर क्रिटिसाइज जो किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया है, ठीक। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगर आप देखोगे इसने एक लिखा है उसमें क्रिटिसाइज इसने किया। ए ह्यूम ने फाउंडेशन डाली थी किसकी, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल यूनियन की। तो ये भी मॉडरेट्स के अंदर आता है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। और ये जो था ये ब्रिटिशर था, ठीक है, ये इंग्लिश मैन था और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। बदरुद्दीन तायब जी, आगे पढ़ेंगे, बदरुद्दीन तायब जी था ये पहला मुस्लिम था जो कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नाम था बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है, ये क्लियर। एम जी रानाडी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू सी बनर्जी, देखो एक था बनर्जी डब्ल्यू सी वाला, डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरा है एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू एस अकेडमी याद रखना, डब्ल्यू एस, ठीक है। गोपाल कृष्णा गोखले, ये भी आपको याद रखना, गोखले आप याद रखोगे। आनंद मोहन बोस और राज बिहारी घोष, ठीक है। ये सारे मॉडरेट्स थे, ठीक है, क्योंकि हम आगे जब हम देखेंगे हमें एक्सट्रीमिज्म के साथ इसको रिलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, मॉडरेट्स की क्या डिमांड्स थी जो ये ब्रिटिशर से कह रहे थे हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल करो। अगर आपकी कुछ डिमांड्स होती है, आप गवर्नमेंट को बोलते हो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो, आप ये पोस्ट्स निकालो, इस रिक्रूटमेंट को इस टाइम तक करो, पोस्ट्स कम आ रहे हैं या पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी डिमांड
डिमांड्स, जैसे आप पेरेंट्स को डिमांड करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना, तो कुछ डिमांड्स थी मॉडरेट्स की। सबसे पहले बोला कि इंडियंस को सिविल राइट्स दो, क्योंकि इस टाइम तक सिविल राइट्स इंडियंस को नहीं दिया जाता था, वोटिंग राइट्स इनको नहीं दिए जाते थे। और जो ब्रिटिश का जो काउंसिल था, वॉइस रॉइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था। वहाँ पर इन्होंने बोला इंडियंस इन काउंसिल, इंडियंस को काउंसिल में लेकर जाओ, ठीक है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी पैसा खर्च करते थे, मिलिट्री के ऊपर भी अच्छा खासा एक्सपेंडिचर कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला मॉडरेट्स ने, इस एक्सपेंडिचर को कम करो और लोगों पे एक्सपेंडिचर करना शुरू करो। स्वराज विद इन ब्रिटिश क्राउन, हमें स्वराज चाहिए, कहाँ पर चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, कहाँ पर करेंगे हम इंडिया में खुद ही, हम खुद का रूल खुद करेंगे, ठीक है। इंडियंस के ऊपर हम मॉडरेट्स रूल करेंगे, मतलब हमें स्वराज चाहिए। और वो भी ब्रिटिशर्स, आप यहाँ पर रहो, हम आपको नहीं बोल रहे आप यहाँ पर निकलो, आपका रहना यहाँ पर भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सीखेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आपसे, बट वी कैन रूल आवर पीपल, हम खुद करेंगे अपने लोगों के ऊपर रूल, हमें स्वराज चाहिए। स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, जो भी यहाँ पर आप लूट मार कर रहे हो, जो भी यहाँ का जो रॉ मटेरियल होता है, इसको ब्रिटिश, इसको यूएसए भेज दो, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इसको यूएसए नहीं, इसको आप लंदन में भेजते हो, फिर वहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो फिर इंडियन मार्केट में बेचते हो, मतलब रॉ मटेरियल से ही इंडिया, रॉ मटेरियल भी इंडिया से ही लेते हो, जो पूरा बहुत कम पैसों में मिल रहा है, और फिर वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हो लंदन में, फिर वही इंडिया में बेच रहे हो, महंगा मतलब ज़्यादा महंगा कर रहे हो उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, वही लोग, इंडिया के लोग उन उन महंगे कपड़ों को खरीद रहे हैं जो भी आप बना रहे हो। तो दैट मीन्स आप हमारी जो इकोनॉमी, इसको पूरा ड्रेन कर रहे हो, इस चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि क्या क्या डिमांड्स थी मॉडरेट्स की, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया क्या अचीव किया है इन्होंने। अब इतनी डिमांड्स इन्होंने रखी, अचीवमेंट क्या किया, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट, फिर आप 10 मार्क्स उस सब्जेक्ट के हैं, आप उन 10 में से कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, आपने कितना अचीव किया, ठीक है। अब अचीवमेंट्स हम देखेंगे इन्होंने क्या किया। दे सक्सीडेड इन क्रिएटिंग ए वाइड नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल एंड ट्रेनिंग देम इन द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क। ये कामयाब हो गए थे इन्होंने, जो लोग थे इंडिया के अंदर, उन्होंने उनको जगाया, इन्होंने रिलेटेड टू किसके रिलेटेड, जो पॉलिटिकल वर्क के रिलेटेड, एजुटेशन के रिलेटेड, इन्होंने लोगों को जगाया कि वी आर डिमांडिंग स्वराज, जो कि लोगों के माइंड्स में आ गया था, और फिर लोगों को ट्रेन भी कर रहे थे कि पॉलिटिकल वर्क किस तरीके से की जाती है। दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने पॉपुलराइज किया। अब आप बोलोगे सर इनको ये चीज़ कहाँ से पता चली, ये डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मॉडरेट जो थे ना, मैंने पहले बोला ये मिडिल क्लास हाईली एजुकेटेड थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, मिडिल क्लास हाईली एजुकेटेड इंडियंस थे, लंदन में मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, लंदन में, इंडिया में भी ब्रिटिशर्स हैं, बट लंदन में तो लोगों को पूरी डेमोक्रेसी है, लंदन में तो लोग पूरा, क्या बोलते हैं इसको, पूरी फ्रीडम है, लेकिन यही लोग इंडिया में अगर रूल करें, वहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं है। तो ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्होंने पॉपुलराइज किया है, सिविल लिबर्टीज़ की बात की गई है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, इसको, इस आइडिया को इन्होंने पॉपुलराइज किया है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक भी करो चैनल को और सब्सक्राइब भी करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। दे एक्सपोज द एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर एंड द इवल रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। इन्होंने एक्सपोज किया है जो भी इनका एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को इन टर्म्स ऑफ जॉब्स की। अगर बात करेंगे, अगर आपने देखा होगा, जैसे कि हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जो इंडियन आर्मी थी, ठीक है, और यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज थे उन सभी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते, मतलब एक्चुअल उनका कैरेक्टर ही था वो एक्सप्लॉइटेटिव था। तो उस चीज़ को भी एक्सपोज किया मॉडरेट्स ने, एंड द इवल रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, और जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज लाई थी उनका रिजल्ट, उनके इवल रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, जिम्मेदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है जिम्मेदार को, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है पीजेंट्स को। तो
यहाँ ऐसे पॉलिसीज थी इनकी, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी थी, ऐसे ऐसे पॉलिसी उन्होंने बहुत सारी लाई थी। द ड्रेन थ्योरी पॉपुलराइज्ड बाय, जो ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को पॉपुलराइज किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, जो कि पॉइनियर था ड्रेन थ्योरी का। तो ड्रेन थ्योरी को इनिशिएट किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। एक था दत्त, एक, ठीक है, दूसरा था वाचा एंड अदर्स वाज ओपन टू इंडिक्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक रूल इंडिया। मैंने अभी बोला था जो ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, यहाँ पर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, ब्रिटिश पॉलिसी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया के ऊपर, ठीक है, उसको हाईलाइट जो किया है, उसको क्रिटिसाइज जो किया, वो दादा भाई नौरोजी ने ही किया है, जिसको बोलते हैं हम ड्रेन थ्योरी, ठीक है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के उसने लिखा। वाचा था, एक दत्त था, ये चार पांच लोग थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। यहाँ पर उसको डिटेल में हम नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें जानना पड़ता। इतना याद रखना है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्या बनेगा? क्रिटिसाइज जो किया है वो पॉपुलराइज किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, एक थ्योरी के जरिए से, ड्रेन थ्योरी। बस मेन अचीवमेंट्स वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 1886। 1886 में इन्होंने क्या किया है? पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करना, ये इनकी एक अचीवमेंट थी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन करो, साइमल्टेनियस क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्स को कंडक्ट करवाओ। कहाँ पर? इंग्लैंड और ब्रिटिश में, सॉरी इंडिया और ब्रिटिश में। और ये डिमांड करे थे पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम करवाओ। विच काज डिसअपॉइंटमेंट एंड द इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1982। एक एक्ट पास किया गया है जिसको बोलते थे इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, विच डिड नॉट मॉडिफाई द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके जरिए से बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई नहीं किया गया था। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। दे सक्सीड टू स्टार्ट द साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, लंदन में और इंडिया में, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द वेलबे कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंडिया में जो एक्सपेंडिचर हो रहा था उसके ऊपर उन्हें ये, क्योंकि ये बोल रहे थे इंडिया में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हो, और एक कमीशन फिर बिठाया गया जिसको बोलते हैं वेलबे कमीशन। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा, वेलबे कमीशन इज रिलेटेड टू, आपको बोला ये एक्सपेंडिचर, और इस कमीशन को बनाया गया था 1895 में। और दूसरा ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन, सॉरी साइमल्टेनियस एग्जामिनेशंस को भी स्टार्ट करवाया गया है लंदन में और इंडिया में। लंदन में भी होगा और इंडिया में भी होगा, इंडिया में भी सिविल सर्विस का एग्जाम रहेगा। अदरवाइज इनको कहाँ पर जाना पड़ता था? अगर किसी को सिविल सर्विस एग्जाम्स देना पड़ता था, उसको लंदन जाना था एग्जाम देने के लिए, और उसको बहुत टाइम लगता था समंदरी जहाज के जरिए से, ठीक है, उनको जाना पड़ता था, जैसे महीनों लगते थे। तब तक वो जो विचार उन्होंने पढ़ा होगा यहाँ पर तैयारी की, तब तक वो भूल जाते हैं वहाँ पर। और हम आज कैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, हम अभी 5 मिनट होते हैं एग्जाम हॉल में जाने के लिए, तो हम नोट्स को देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से द मॉडरेट्स हाउएवर फेल्ड बिकॉज दे कुड नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मास स्ट्रगल। मैंने ऊपर ही आपको बोला था, इन्होंने सिर्फ फोकस किया ओनली एजुकेटेड मासेस को, ना कि जो कॉमन मासेस थी, ठीक है, मिडिल क्लासेस थे ये, ठीक है, तो उनको ये उनकी इंपॉर्टेंस उन्होंने रियलाइज नहीं की। उन्होंने बोला अगर एजुकेटेड लोगों को ही हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को उन्होंने उस पर उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो ये एक इनका फेलियर माना जाता है, और ये क्रिटिसिज्म भी बनता है एक मॉडरेट्स का। दे कुड ऑल्सो नॉट रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, और काफ़ी अरसे तक उनको ब्रिटिशर्स का एक्चुअल नेचर जो था वो समझ नहीं आया। इनको यही लग रहा था कि अगर हम ये अप्रोच रखेंगे, ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे, और ब्रिटिशर्स इंडिया में होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारी एजुकेशन भी हासिल होगी, इंग्लिश एजुकेशन, और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे किस तरीके से कंट्री को चलाया जाता, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो एडवांस थे काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे। बट इनको ये पता नहीं था इनका मेन एम क्या था ब्रिटिशर्स का यहाँ होना। उनका मेन एम ये था कि यहाँ पर जो भी रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट करके जो है अपने फ़ायदे के लिए लेकर जाना, ये उनका मेन मकसद यहाँ पर था। क्योंकि वो हमेशा एलियन रहे इंडियंस के लिए, वो इंडियंस के साथ मिलकर नहीं रहे थे, ठीक है। ये इनको बाद में पता चला। कैसे पता लगा? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म फेज आता है, ये इनका एक अप्रोच अलग से रहता है, और एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट जो है इनको कम्प्लीटली क्रिटिसाइज कर रहे थे मॉडरेट्स को कि आप जो कर रहे हो ये चीज़ें, इस चीज़ से ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे और ये सही तरीका नहीं है। आपने काफ़ी अरसे तक ये लंबा सफ़र किया, 20 साल तक, ऑलमोस्ट 1885 से लेकर 1905 तक हो गए 20 साल। इन 20 साल का टाइम पीरियड इनको मॉडरेट्स कहा जाता है। और मॉडरेट्स को मॉडरेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका अप्रोच डिफरेंट था।
एक मॉडरेट अप्रोच था इनका एज कम्पेयर टू एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट जो था ये बिल्कुल, ये जो है क्या बोल सकते हैं आप इसको, कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, पिटिशंस, प्रेयर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स के ज़रिए से अपने डिमांड्स को जो है आगे लेकर जाते थे, अपने डिमांड्स को अपने जो भी डिमांड्स थे उनको ब्रिटिशर्स के सामने लेकर आते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स का अप्रोच डिफरेंट था, इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट्स कहा जाता है। तो ये था मूवी का पहला पार्ट जो आपने देखा है, जो कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट किया था। पहला पार्ट क्लोज। आप क्या करोगे अब पहले पार्ट को ही आप देखोगे, जो पॉइंट्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, आप मार्कर से हाईलाइट किया है, वो टिप्स पे होने चाहिए। और साथ में ही आप कोई भी बुक अगर आपके पास है, अगर आपके पास है MCQ वाली बुक ल्यूसेंट की, उसमें सिर्फ इतना ही आप करोगे, आप मॉडरेट फेज में जाओगे, और मॉडरेट फेज के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट फेज के 20-30-40 क्वेश्चन होंगे। आप अगर 40 क्वेश्चन से 40 में से 35 क्वेश्चन आप डेफिनेटली करोगे, जितना मैंने अभी यहाँ तक आपको बताया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बोले आपको यहाँ से जो इस पे नहीं लिखा है, बट आपको समझ, आप स्टिल क्वेश्चन को कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है, आप पास भी ले सकते हो, आप रेस्ट भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है एक्सट्रीमिज्म फेज या एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? 1905 से लेकर 1919 तक, ऑलमोस्ट कितने साल आप बोल सकते हो, 14 ईयर्स तक ये टाइम पीरियड रहता है। पहला जो है आपने क्या देखा, 20 साल, और एक्सट्रीमिज्म जो है यहाँ पर 14 ईयर्स तक ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ स्वराज एज ए गोल ऑफ कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिज्म का गोल अब क्या रहा? इन्होंने बोला हमें स्वराज चाहिए, कांग्रेस का गोल स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए हमें, ठीक है, टू बी अचीव्ड बाय मोर रेजिलियंट, रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट मेथड्स। और उन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिफरेंट एक अप्रोच अडॉप्ट किया है अपना, जो है इंडिपेंडेंस से आप बोल सकते हैं स्वराज के लिए। अब इंपॉर्टेंट लीडर्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको बनेगा, कौन कौन से लीडर? अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेथड्स किए, जो भी लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने तरीके से डिफरेंट एरियाज में से इस चीज़ को जो है स्प्रेड करना शुरू कर दिया, इसके बारे में, इसके स्वराज के रिलेटेड। इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। अरबिंदो घोष, ये राज बिहारी घोष नहीं है, वो मॉडरेट था, ये अरबिंदो घोष है। ये चार को आपको याद रखना है, जिसको हम लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और अरबिंदो घोष, ये चारों के चार नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिमांड इनकी क्या थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, पूरी इंडिपेंडेंस हमें दे दो, सारा कुछ हमें चाहिए। लेकिन मॉडरेट्स क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे हमें स्वराज चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर ही रहे। मेथड क्या लिया था उन्होंने कौन सा मेथड किया था? मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन और पी, जो मैंने आपको बोला, P जो मैंने बोला था। लेकिन यहाँ पर स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, उन्होंने अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट्स स्टार्ट किए, बाइकआउट करना शुरू कर दिया। किन चीज़ों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया? ब्रिटिशर्स की चीज़ों को, ब्रिटिश के स्कूल्स को, कॉलेज को, कोर्ट्स को, हर जगह पर उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मूवमेंट बैकड बाय मासेस, उन्होंने पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट किया और पूरा मास मूवमेंट चलाया है इन्होंने, जो कि मॉडरेट्स ने नहीं किया। अगर आपको आंसर भी लिखना होगा ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म को, आपको ये चीज़ हाईलाइट करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग में मेनली 100 से 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, मैक्सिमम 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आंसर एक्चुअली खत्म होता है। तो ये चीज़ आपको याद नहीं। काज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अब एक्सट्रीमिज्म क्यों राइज हो गया? ऐसा क्या हुआ कि एक्सट्रीमिज्म को आना पड़ा? सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, क्योंकि 1905 में आया कि बंगाल को हम, ये बंगाल था, इसको हम डिवाइड करेंगे, हम ईस्ट बंगाल में लेकर जाएंगे और इसको वेस्ट बंगाल में बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये पहला था, जो कि नहीं चाहते थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, क्योंकि डेफिनेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहेगी नहीं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो। लेकिन ये कुछ इसके लिए कुछ रीज़न देते हैं मॉडरेट्स कि, सॉरी, ये ब्रिटिशर्स के, हम इसको डिवाइड क्यों करें ये हम आगे देखेंगे। बट मेन का जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का होना, या इनका ये डिसाइड करना कि हम बंगाल को पार्टीशन करें, तो इन्होंने बोला कि अब एक नया जो है
एक नया पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म, एक नया फेज लेकर आ गए। राइज ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, 3 ग्रुप्स बने एक्सट्रीमिस्ट के। एक बना महाराष्ट्र ग्रुप, और महाराष्ट्र ग्रुप जो है इसको हेड कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र ग्रुप को हेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनता है। जो महाराष्ट्र से कौन था, बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पर अगर देखोगे, ठीक है, बंगाल ग्रुप से कौन था, आपको बोला है रिप्रेजेंट बाय बीसी, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष हो गए। जो भी मैंने एक्सट्रीमिस्ट का नाम बोला था, एक्सट्रीमिस्ट को मैंने 3 फेजेस में, एक मैंने बोला था तिलक, तिलक कहाँ से था, महाराष्ट्र से, टीएम याद रखो। और ठीक है, पाल की बात करेंगे, और अरबिंदो घोष पी ए, ये कहाँ से था, ये बंगाल से था, PAB। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर बचा कौन, लाला लाजपत राय। तो पंजाब से कौन था, आपको बोलना लाला लाजपत राय। तो PL आप याद रख सकते हो, LP याद रख सकते हो, लाला लाजपत राय। तो आपको पता है पंजाब से लाला लाजपत राय। तो 3 ग्रुप्स इन्होंने चलाए हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट्स एडवोकेटेड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, मैंने पहले ही बोला इनका मेथड क्या था। एक तो इन्होंने बोला स्वदेश एंड बाइकआउट मूवमेंट, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की एक्चुअली बात की गई थी ना, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वी आर गोइंग टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, कॉलेज, काउंसिल्स, कोर्ट्स, सर्विसेज, वेयर एज प्रमोटेड द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स। लेकिन ये अब क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर ये अब ब्रिटिशर्स की चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, या ब्रिटिश के स्कूल्स का, कॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे, तो इनको कुछ करना पड़ेगा ना खुद। तो क्या करेंगे, कॉलेज स्कूल्स के बदले अपने स्कूल्स बनाएंगे, ठीक है, जो फॉरेन चीज़ों के बदले अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी को बोलते हैं यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स। अपना नेशनल एजुकेशन उन्होंने लाया। और पैसिव रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर की वर्ड है, इन्होंने अडॉप्ट क्या किया, पैसिव रेजिस्टेंस। कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे कि आर्य समाज, आपको पता आर्य समाज, ब्रह्म समाज पढ़ा होगा आपने। कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे कि आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट इसके साथ एसोसिएटेड थी, वाज इम्पीटस टू पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ये काफ़ी इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा कि जो है फ्रीडम स्ट्रगल का इनका भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी जनरली अगर आप देखोगे, फिर एनी बेसेंट आती हैं, वो अपना एक रोल प्ले करते। तो इनका इन्फ्लुएंस भी हमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का या थियोसॉफिकल सोसाइटी का, इसका इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिल रहा है। द पॉलिटिकल रेडिकल्स डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज। जो भी जो रेडिकल्स थे, ठीक है, इसमें एक्सट्रीमिज्म में, या जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने जो ये कहाँ से इंस्पायर हो गए थे, इन्होंने अपने कल्चरल वैल्यूज़ लिए थे, अपने कल्चर से इंस्पायर हो गए थे। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, रामा कृष्णा परमहंसा, हिज डिसाइपल जिसका नाम था स्वामी विवेकानंदा एंड स्वामी दयानंद एट्सट्रा, आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन द बर्थ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी। जो एक्सट्रीमिस्ट्स की जो फिलोसफी, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप बनता है ना, उनकी कुछ फिलोसफी होती है, जिस फिलोसफी के ऊपर वो ग्रुप बनता है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। तो रामाकृष्ण परमहंसा और जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जो होते, इनका रोल भी रहा है किसके बर्थ में, आपको बोलना एक्सट्रीमिज्म की जो फिलॉसफी थी उसके बर्थ में इनका भी रोल रहा है। मैंने आपको पहले बोला इनका ये जो इंस्पायर हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने कल्चरल वैल्यूज जो थे वहां से इंस्पायर हो गए थे। फिर आप देखोगे ना, तिलक का आप देखोगे कि उसने 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स लिखे थे, मराठा और केसरी। और उसने वो जो मासिस को ये कर रहा था, क्या बोलते स्पीच दे रहा था, वो स्पीच मासेस को दे रहा था, तो फेस्टिवल्स के जरिए से वो हमें देखने को। तो अपने कल्चरल वैल्यूज़ को ये नहीं भूले हैं, अपने कल्चर को इन्होंने जाना, इन्होंने देखा कि नहीं, हमारा कल्चर जो है, उसको देखने के बाद, उसको जानने के बाद उन वो ये काफ़ी ज़्यादा ये हो गए, क्या बोलते इंस्पायर हो गए, और फिर उन्होंने अपना मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अरबिंदो घोष पब्लिश्ड न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड इन 1893-94। अरबिंदो घोष ने क्या किया था, इसने एक न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था, आप बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हु पब्लिश्ड न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, आपको बोलना अरबिंदो घोष। वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक्स ऑफ द मॉडरेट्स, जहां पर इसने क्या किया, मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया गया था। तिलक ने क्या किया था, तिलक एसर्टेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और आई विल हैव इट बोल सकते हो। तो एक स्लोगन था या एक स्टेटमेंट थी जो तिलक ने दी है, उसको नाम दिया गया स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ही वॉज द एडिटर ऑफ मराठा, ये मराठा का एडिटर था। 2 न्यूज़पेपर, एक हमारे पास मराठा है, एक हमारे पास केसरी है, ये 2 न्यूज़पेपर्स का नाम है। लेकिन मराठा जो था,
ये इसकी किस लैंग्वेज में था आपको बोला, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था। देखो, मराठा न्यूज़पेपर था और केसरी भी न्यूज़पेपर का नाम था। ये एल में लिखता हूँ, ये लैंग्वेज हो गया, ये नेम हो गया, तो एन हो गया नेम। मराठा नाम था न्यूज़पेपर का और केसरी भी नाम था न्यूज़पेपर का। मराठा जो था इसकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज थी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। और क्या बोलते इसको, और केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था। जैसे आप देखते हो ना, द हिंदू जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है, लेकिन लैंग्वेज क्या है, आप बोलोगे इंग्लिश लैंग्वेज है। इंडियन एक्सप्रेस है, आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में। आ रही बात समझ? तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। शिवाजी और गणपति फेस्टिवल भी आप लिंक करोगे किसके साथ, जितना मुझे कहानी याद आ रही है ना अभी, वो आप याद रखोगे, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल। अब स्प्लिट होता है दोनों के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में स्प्लिट होता है। अब ये स्प्लिट क्यों होता है, कैसे होता है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मॉडरेट्स कुछ और, इनकी आइडियोलॉजी और थी, एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी कुछ और थी। मॉडरेट्स चाहते थे कि हम, क्योंकि मूवमेंट कौन सा चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था बाइकआउट मूवमेंट। मॉडरेट चाहते थे कि हम बाइकआउट करने वाले हैं, सिर्फ बंगाल में ही करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स भी थे ना, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला नहीं, हम बंगाल से बाहर भी इसको लेकर जाएंगे, ओवरऑल इंडिया में इसको लेकर जाएंगे। तो मॉडरेट्स को ये ठीक नहीं लगा, तो हो गया ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। ये भी एक चीज आप बोल सकते। दूसरा, मॉडरेट्स कह रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट ने ये सोचा, हम तिलक को क्या करेंगे, हम लाला लाजपत राय या तिलक को हम क्या बनाएंगे, प्रेसिडेंटशिप के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं हाँ, तिलक को ही प्रेसिडेंटशिप के लिए बना सकते हैं। लेकिन मॉडरेट चाहते नहीं, तिलक नहीं बनना चाहे, हम क्या करेंगे, हम किसको बनाएंगे, हम बनाएंगे दादा भाई नौरोजी को। क्योंकि अगर मॉडरेट्स दादा भाई नौरोजी को उठाते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए कांग्रेस की, तो ये इसको डिनाई नहीं करेंगे, इसको क्या बोलते हैं इसको, ये मानेंगे, एक्सट्रीमिस्ट मानेंगे दादा भाई नौरोजी को। क्यों? क्योंकि इसको एक अच्छी खासी रेस्पेक्ट थी दादा भाई नौरोजी की। तो जब तिलक को एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे हमारे बीच में से एक क्या बने, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने 1 साल के लिए, आगे मैं बताऊंगा। और मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, अगर इनमें से नहीं बनना चाहिए, मॉडरेट्स में ही बनना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिल रहा था। तो फिर आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, इसका बैकग्राउंड मैंने बताया। अब देखो, सूरत एक जगह है, ठीक है, सूरत पता है ना, सूरत। सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, 1907। वाज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी, ये रिवर तापी के ऊपर देखने को मिल रहा है। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राज बिहारी घोष, इसका प्रेसिडेंट जो रहा था वो राज बिहारी घोष था। याद रखना इस पॉइंट को, राज बिहारी घोष को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। ये तो 1907 है, क्योंकि 19 आप देखोगे ना, 1905 1906 वहां पर आप देखोगे दादा भाई नौरोजी, 1906 में देख लेना, दादा भाई नौरोजी था प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट एक चला था, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। फिर जब स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट के टाइम पे जो हुआ था इस सेशन में, उस टाइम पे राज बिहारी घोष प्रेसिडेंट था, ठीक है। मैंने आपको एक बैकग्राउंड आपको दिया था। इन दिस सेशन, इसी सेशन में 1907 में जो हुआ था, कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, कांग्रेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कांग्रेस किसका था, कांग्रेस पहले मॉडरेट्स का था, फिर एक्सट्रीमिज्म आ गए और दोनों को मिलाकर पूरा कांग्रेस बना। तो दैट मींस एक्चुअली कांग्रेस किन का था, ये मॉडरेट्स का था। मुझे बोलो, क्वेश्चन राइज होता है कि मुझे बोलो, क्या मॉडरेट्स को यहाँ पर निकाला जाएगा कि एक्सट्रीमिस्ट यहाँ से निकलेंगे? आप बोलोगे सर एक्सट्रीमिस्ट को निकाला जाएगा यहाँ से, क्योंकि कांग्रेस को स्टार्ट किया था मॉडरेट्स ने। तो दैट मीन्स मॉडरेट्स क्या करते हैं इस स्प्लिट के अंदर, ये एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल आउट कर सकते हैं, आप बोलते हैं एक्सपेल करते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि मॉडरेट्स वर एक्सपेल्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स वर एक्सपेल्ड बाय द मॉडरेट्स इन सूरत स्प्लिट। आपको बोला मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट्स वर एक्सपेल्ड बाय द मॉडरेट्स। तो फिर मॉडरेट, फिर कांग्रेस किन का रहता है, कांग्रेस पूरे मॉडरेट्स का ही रहता है अभी सूरत सेशन के बाद। फिर आगे देखते हैं, ये फिर और भी मिलते हैं, बट अभी तक आप यहाँ पर ये कहानी याद रखोगे। अगर आपने कंप्लीट अच्छे से देखोगे ना एंड तक, मैं आपको एक मूवी का लिंक दे दूंगा, वहां पर सीधे गांधीयन फेजा पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस दिखाया गया, तो आपको पूरा वो पिक्चर्स में देखने को मिलेगा, फिर आपको कभी वो भूल भी नहीं जाओगे। मॉडरेट्स व्यूज डिफर विद द एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, मॉडरेट्स के व्यूज थे बिल्कुल अलग। मैंने पहले बोला आइडियोलॉजी डिफरेंस, व्यूज में डिफरेंस था। मॉडरेट्स व्यूज डिफर्स विद द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड दे वर नॉट एग्रीड विद द तिलक्स व्यूज, और मॉडरेट्स तिलक के व्यूज से एग्री नहीं करते थे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो 1900 वाला सेशन जो था,
ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स चार थे, लाल बाल पाल और घोष। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष चाहते थे कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का। कब? 1906 में। ठीक है। बट द मॉडरेट्स वर इन नो मूड टू एक्सेप्ट हिम, लेकिन मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि हम तिलक को प्रेसिडेंट बनाएं 1906 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था। वाई देयर वॉज स्प्लिट एमंग कांग्रेस लीडर्स, मतलब सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था? ये यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ये व्यूज जो थे ये बिल्कुल डिफरेंट था। ये किसको चाहते थे प्रेसिडेंट बनाना और इन्होंने किसको बनाया? अल्टीमेटली एक कंप्रोमाइज हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक कंप्रोमाइज में आगे, क्योंकि अगर कोई कंफ्लिक्ट होता कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है ना फाइनली, क्योंकि मूवमेंट को भी आगे आगे लेकर जाना ना। फिर वो मॉडरेट्स अपने तरीके से लेकर जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट अलग तरीके से लेकर जाएंगे, बट पहले तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो करना है ना। अल्टीमेटली द कंप्रोमाइज और हरीडली मेड, फिर कंप्रोमाइज हो गया, जल्दबाजी में किया गया। एंड 4 मेजर रेजोल्यूशंस वर पास्ड ऑन बाइकॉट, बाइकॉट के ऊपर 4 रेजोल्यूशंस किए गए। ठीक है, passed on, and 4 major resolutions passed on: boycott, Swadeshi, national education and self government, and they secured a smooth passage in the open session। ठीक है, तो 4 रेजोल्यूशन को पास किया गया था, बाइकआउट के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, नेशनल एजुकेशन के ऊपर, सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, इसके ऊपर रेजोल्यूशन की गई। बट द पॉलिसीज ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वर डिफरेंट, लेकिन मॉडरेट्स की पॉलिसी अलग थी, एक्सट्रीमिस्ट्स की पॉलिसी अलग थी। 10 मॉडरेट्स वर डिटरमाइनेड टू स्प्लिट, तो फिर क्या हो गया? मॉडरेट्स ने बोला नहीं, स्प्लिट होना ही ठीक है। देयरफॉर कांग्रेस स्प्लिट इन द नेशनलिस्ट रैंक्स एट द सूरत सेशन ऑफ 1907। तो फाइनली कांग्रेस का स्प्लिट होता है, कांग्रेस दो भागों में बांटता है, एक मॉडरेट वाला पार्ट था, एक एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट होता है। और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ये चेंज आती रहती हैं। ठीक है, फिर हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आगे चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि रुकना नहीं होता है, चलना होता है, फ्लो के साथ ही चलना होता है, कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि, और ये बात सच भी है, बोलते हैं कि अगर हम पहले बचपन में होते हैं 10-12 साल तक, फिर हमारी पढ़ाई होती है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं, बोलते हैं कि ख़त्म होगी ग्रेजुएशन, अब ठीक है, सारा ठीक है, 12th किया, सारा ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर और भी ये आ रहे चैलेंज आते, फिर बोलते ग्रेजुएशन हो जाके कोई मसला नहीं, ठीक है, फिर मैं मज़ा करूँगा। ग्रेजुएशन होते फिर जॉब के पीछे लगते हैं, तो फिर ये सोच रहे हैं कि अब आराम मिलेगा, लेकिन फिर से चैलेंज आते हैं, जॉब मिल जाती है लेकिन आराम नहीं होता है, शादी होती है, शादी होती है, फिर बोलते अब इंसान मैं अब आराम करूँगा, अब कोई टेंशन नहीं, शादी भी हो गई, जॉब भी है, सब कुछ, पढ़ाई भी कंप्लीट होगी, लेकिन वो आराम फिर से नहीं मिल रहा है, फिर से स्ट्रगल में ही लाइफ गुजरती जा रही है, सुबह शाम सुबह शाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, अपना देखना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचते कि नहीं अब पैसे बनाएंगे, तो फिर 40-50 तक पैसे बनाते हैं, तो अब बोल रहे कि नहीं अब पैसे भी हैं, सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, सारे कुछ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, तो फिर बोल रहे नहीं अब आराम हमें मिलेगा। लेकिन जब फिर आराम करने की बारी आती, तो फिर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते, फिर लाइफ हमारे हेल्थ के साथ ही निकलती जा रही, कभी यहाँ से दर्द, फिर वहाँ, फिर ये, फिर वो, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, बहुत सारे जो है आजकल कॉमन जो होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम्स, तो फिर वो टाइम 10-15 साल उसमें चले जाते हैं, और फिर जब तक इंसान की डेथ होती है। तो मेरा कहने का शॉर्ट में यहाँ पर मतलब था कि जो भी आपको करना है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जो आप करना चाहते हो, ठीक है, उसको साथ साथ लेकर, जैसे कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर जॉब के लिए, लेकिन कुछ चीज़ आप बोल रहे हो मैं बाद में करूँगा इस चीज़ को, उसको बाद में नहीं छोड़ोगे, वो नहीं हो जाएगा, उसको आप साइड साइड में करते जाओगे, उसको साइड साइड, जैसे कि आप पढ़ाई करा, आप बोल रहे मैं दिन रात पढ़ाई करूँगा, बाद में देखूंगा, मैं हेल्थ के ऊपर फोकस बाद में करूँ, मेरी जॉब लगेगी, फिर मैं जिम जाया करूँगा, नहीं, आप आज से ही जिम करो, आप आज से ही वॉक करो, ठीक है, सीखते जाओ चीज़ों को, सीखते जाओ साइड साइड, क्योंकि आपको हार्डशिप्स के साथ साथ ही बाकी चीज़ों को भी लेकर जाना पड़ेगा, कोई सेपरेट टाइम नहीं है। ये बात मुझे लेट समझ में आ गई, बहुत लेट ये चीज़ बात समझ में आ गई,
बट समझ में आ गई। तो जो भी सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस के साथ साथ लेकर, इसलिए बोलते हैं फ्लो में चलो। चीज़ें स्प्लिट होना, ये यहाँ पर बात आ गई एक्चुअली स्प्लिट में। स्प्लिट का होना, झगड़े होते हैं घर में, भाई के साथ होते हैं, बहन के साथ होते हैं, मम्मी के साथ होते हैं, पापा के साथ, वो हमारी नहीं सुन रहे, हम उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो बट आप अपने हिसाब से जो आपका फ्लो होता जाएगा पढ़ाई का, वो आप करते जाओ। कुछ किसी के साथ कुछ इशू चल रहे, कंट्रोवर्सी चल रहे, चलने दो, वो साइड बाई साइड में चल रही है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जो है उसमें नहीं गुस्सा होगा, अपनी पढ़ाई में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये बात आप माइंड में रखो थोड़ा सा, अभी मुझे याद आया। ठीक है, बीच में ब्रेक भी होती है ना, तो थोड़ा सा मैंने आपको ये जैसे ऐड आता है ना बीच में, तो वही मैंने यहाँ पर आपको ऐड ही बताया। आफ्टर द स्प्लिट, जब स्प्लिट हुआ, ठीक है, स्प्लिट तो हो गया, लेकिन अब डर लगा। ठीक है, किसका डर रहा मॉडरेट्स को, सॉरी ब्रिटिशर्स को? तिलक का डर रहने लगा, क्योंकि अब तिलक खुला था, पूरा खुला हुआ था, पूरा ये था कि क्योंकि ये पॉपुलर था ना, काफ़ी ज़्यादा ये था, एग्रेसिव भी था काफ़ी ज़्यादा और पॉपुलर भी था। आफ्टर द स्प्लिट, feared with the popularity of Tilak, ब्रिटिश गेव हिम इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 years। तो ब्रिटिश ने इसको 6 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया। जब तिलक, जब स्प्लिट हो गया, और उसके बाद एक लंबी कहानी है, जब स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद तिलक को अरेस्ट करते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा होता है ना, क्योंकि आपको खुद पता है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता, प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चल रहा था ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ना हो। ठीक है, तो प्रोटेस्ट के दौरान क्या किया गया है कि तिलक को अरेस्ट किया गया, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। 6 साल इसको जेल लेकर जाते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है, किस जेल में? आपको बोला है मंडाले जेल में, और ये कहाँ पर? ये बर्मा में, जिसको आप आज म्यांमार के नाम से जानते हो। उस टाइम का नाम, हिस्ट्री के केस में आपको वही टाइम का नाम लिखना है, आज के टाइम का नाम नहीं लिखना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि बर्मा आपको वहां पर टिक करना है, ना कि म्यांमार आप करोगे, आप क्लेम नहीं करोगे आज फिर मैंने म्यांमार को, क्योंकि उस टाइम का हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम की कहानी पढ़ रहे हैं। आप बॉम्बे को बॉम्बे नहीं बोलोगे, आप बॉम्बे ही बोलोगे। आज इसको बॉम्बे मॉडर्न नेम है इसका, बट उस टाइम पे इसका बॉम्बे बॉम्बे नाम था। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय लेफ्ट इंडिया, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो गए, इनको अरेस्ट करते गए, तिलक को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाकी एक्सट्रीमिस्ट्स क्या कर रहे हैं? अब देखो वो क्या कर रहे हैं। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये इंडिया को छोड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं और चले जाते हैं। अरबिंदो घोष ये असाइलम लेता है, पौंडीचेरी में चला जाता है, एंड मेक एन आश्रम, वहां पर एक आश्रम बनाता है जिसको बोलता है अरबिंदो घोष आश्रम। ये स्प्लिट के बाद की कहानी है। जब तिलक को अरेस्ट करते हैं, तो बाकी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का क्या होता है, आपको माइंड में होना चाहिए कि बाकी एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है, बाल पाल, ये सारे जितने भी है, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये इंडिया को छोड़कर जाते हैं, और अरबिंदो घोष पौंडीचेरी में रहता है, और वहां पर अरबिंदो आश्रम बनाता है। फिर तिलक कहाँ है सर? अरे भाई, तिलक को तो जेल में लेकर गए। ठीक है, अब देखो, अब पार्टीशन पे हम आ जाएंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है। ऑन द डेट याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1905 डेट पता होना चाहिए। अभी मैं बोलूँगा अक्टूबर का महीना होता है, ये भी आपको बोलूँगा शायद 5 अक्टूबर, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। ये डेट एज इट इज़ याद होना चाहिए, फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, ऑन 20 जुलाई 1905 कर्जन इशूड एन ऑर्डर, ठीक है, एन ऑर्डर डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। देखो, कर्जन था, कर्जन कौन था? मैंने आपको पहले बोला था, कर्जन था एक वॉइस राय आप बोल सकते हो, ठीक है, या गवर्नर जनरल भी आप बोल सकते हो। ये क्या था? ये वॉइस राय था, और इसने बोला है कि बंगाल जो है ये एक बड़ा सा प्रोविंस है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। हम इसको ईस्ट बंगाल बनाएंगे, और ठीक है, ठीक है, और हम इसको वेस्ट बंगाल बनाएंगे, और ईस्ट बंगाल वाला पार्ट जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ये वाला पार्ट, और वेस्ट वाला पार्ट में क्या रखेंगे, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, इसमें आसाम वासाम बाकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रीज़न जो था, जो मॉडरेट, जो इन कांग्रेस को पता था एक्चुअल रीज़न था, एक्चुअल रीज़न ये था कि बंगाल जो था ये नर्व सेंटर था नेशनलिज्म का, यहाँ पर नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, एक नर्व सेंटर होता है, कहीं पर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो प्रोटेस्ट का एक मेन सेंटर होता है ना, तो प्रोटेस्ट का मेन सेंटर जो था ना, वो था बंगाल। तो इन्होंने इसलिए उसको स्प्लिट किया, लेकिन रीज़न क्या थे, इन्होंने
खुद ऑफिशियल रीज़न जो दिया है दैट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, लेकिन मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट्स को या कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई ये एक्चुअल रीज़न कर्जन ने नहीं दिया था। कर्जन गेव द ऑफिशियल रीज़न फॉर पार्टीशन एंड दैट इज बंगाल इज ए बिग प्रोविंस, बंगाल एक बड़ा प्रोविंस है, एंड इट्स बाइफर्केशन विल लेड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर इसका बाइफर्केशन करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड हिंस वेलफेयर, बट द रियल मोटिव ऑफ कर्जन वाज, और इससे वेलफेयर हो जाएगा, लेकिन कर्जन का एक्चुअल मोटिव क्या था, वाज टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि टाइड, जो लहर जो थी नेशनलिज्म की, उसको रोकना। हुज नर्व सेंटर वाज बंगाल, जिसका नर्व सेंटर बंगाल था, और उनको पता था बंगाल में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, अगर इनको ही आपस में डिवाइड करेंगे तो आपस में लड़ते जाएंगे, आपस में जब लड़ेंगे, जब कोई आपस में लड़ता है ना, फिर पूरी तबाही होती है उस कौम की या उस कंट्री की। जैसे कि घर में अगर दो भाई हैं, दो भाई ही अगर आपस में लड़ेंगे तो घर का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपस में थे, क्या थे, भाई भाई थे, तो ब्रिटिशर्स ने फूट डालने की कोशिश की थी कि हम इनको आपस में लड़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये नेशनलिज्म वैशनलिज्म भूल जाएंगे, आपस में ही लड़ेंगे, और फिर क्या होता है, यहीं पर फिर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटिक्स के आगे आगे हम देखेंगे पूरे 1947 तक। कहीं ना कहीं जो ही मॉडरेट्स और एक्स जहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स और बाकी कम्युनिटीज़ मिलती जा रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो कुछ ना कुछ सीड डाल देते हैं कम्युनिटीज़ के मुंह में। जैसे कि हम पढ़ेंगे मॉरलेमेंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया जाता है, उनको एक सीड डाला जाता है कि हम आपके साथ हैं, और ब्रिटिशर्स बोलते हैं इसको मुस्लिम लीग को, हम आपके साथ हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपस में इनका जो है, जब यूनिटी नहीं रहते तो फिर वो मूवमेंट उस तरीके से नहीं चलता है। या फिर 1917 में जब देखेंगे हम जो ऑटमैन टर्क्स जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, उस टाइम गांधी जी फिर यूनाइट करता है इनको। ठीक है, क्योंकि उस टाइम डिमांड्स जो होती हैं इसकी मुस्लिम लीग की या मुस्लिम्स की थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की होती है, और यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था फॉर इंडिपेंडेंस के लिए, तो दोनों का एनिमी सेम था, तो दोनों फिर मिलकर आते हैं, फिर एक सेम काज के लिए लड़ते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ें होती जा रही है, तो दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल यहाँ पर लेकर आ गए, और ये बड़ा कर्जन बड़ा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था ये। कर्जन फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, क्योंकि जब इसकी कहानी पूरी पढ़ते ना, कर्जन के ऊपर एक्चुअली नोट आता है लिखने के लिए कभी, कर्जन पॉलिसी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ते फिर कर्जन की पॉलिसी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, तो फिर लिखना पड़ता है। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑन द बेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सेपरेशन, और क्यों, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम को सेपरेट करते इसी बंगाल में। द मेन एम ऑफ ब्रिटिश वाज टू क्रिएट ए गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मेन एम क्या था ब्रिटिशर्स का, कि एक आप बोल सकते हो गल्फ हम क्रिएट करेंगे हिंदूज और मुस्लिम्स के, एक बाधा हम डालेंगे हिंदूज और मुस्लिम्स का रिलीजन के बेसिस पर। रिलीजन बड़ा एक खतरनाक है, एक वेपन होता है डिवाइड के लिए, एंड टू डिसरप्ट एंड वीकन नेशनलिज्म इन बंगाल, और डिसरप्ट होता है नेशनलिज्म फिर बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल में नेशनलिज्म, इसलिए हमेशा ये पहले ही कहा जाता है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो ना, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, किसी कॉलेज में पढ़ो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कल आप ऑफिसर बनोगे, कल आप जॉब करोगे, कभी भी रिलीजन के बेसिस पे कुछ भी डिसाइड नहीं करना, मतलब कुछ भी सिंगल पॉइंट को सिंगल थॉट नहीं आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री के टाइम पे न्यूट्रल रहना होता है, न्यूट्रल, क्योंकि कभी इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदूज के बारे में, एक अच्छा खासा रोल गांधी जी का हम ये करेंगे, कभी हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग का रोल। ठीक है, तो ये बायस नहीं, ये नहीं होना चाहिए बायस्ड कि सर बोल रहा है हिंदूज के बारे में ज़्यादा और मुस्लिम्स के बारे में बोल नहीं रहा है, या वो आप बोलोगे कि ये मुस्लिम्स के बारे में बोल रहा है हिंदूज के बारे में नहीं बोल रहा, नहीं, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो लिखा है वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अपना तो बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब न्यूट्रल रहता है और फिर उसी से ठीक भी रहता है, उसी से वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, चीज़ें फिर समझ भी आने लगती है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, देखो होता क्या, नेशनलिज्म तो वीक हो गया बंगाल के अंदर। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 16 1905, हाँ 16 अक्टूबर को, मैंने अभी ऊपर 5 अक्टूबर लिखा था, पूरा मुझे याद नहीं रहा था, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल फोर्स में लाया जाता है, और इसी डे को 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन डे के नाम से जाना जाता है। अब मुझे बोलो, पार्टीशन डे तो हो गया, लोग क्या करेंगे, वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाएंगे, वो बोलेंगे ना कि नहीं इस पार्टीशन को खत्म करो, ये पार्टीशन जो आपने किया इसको वापस लेकर आओ। अरे बात समझ, तो लोग मूवमेंट चलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलते हो
कि कोई सिचुएशन ऐसे आती हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, फिर आप क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हो गया, लेकिन अब इसको वापस भी लेकर जाओ, रिवोक भी करो, कैंसिल भी करो। इसी तरीके से यहाँ पर पार्टीशन तो हो गया, लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, पार्टीशन के अगेंस्ट मूवमेंट, कि ये पार्टीशन नहीं करो या पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन, ठीक है, याद रखना 1905 में 16 अक्टूबर, देखो ये डेट लिखना क्यों ज़रूरी है, पार्टीशन हो गया, पार्टीशन डे था। और अगस्त की मैं बात करूं, अगस्त 1905, ठीक है, ठीक है 1905, उससे पहले, क्योंकि पहले ये तो डेट दिया, इस डेट को पार्टीशन हो गया था, लेकिन ये तो अनाउंसमेंट पहले ही हुआ था कि हम पार्टीशन करने वाले हैं बंगाल को, किया गया है 16 अक्टूबर को। इससे पहले ही ये लहर थी कि बंगाल को पार्टीशन करेंगे, पहले बोला जाता है फिर किया जाता, तो पहले बोला गया था बंगाल को, ये तो नहीं है ना अचानक आज ही करेंगे, नहीं, पहले बोला गया था। और उस बोलने के टाइम पे जब लोगों को पता था कि पार्टीशन होने वाला है, ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज़ को रोकना है। और अगर पार्टीशन होता भी है उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उससे पहले भी प्रोटेस्ट कर। यहाँ पर 7 अगस्त, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अगस्त हो गया, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में, अगस्त में ही प्रोटेस्ट चल रहा था इसी साल 1905, अगस्त में प्रोटेस्ट चल रहा था। और अक्टूबर में क्या होता है, ये पार्टीशन फिर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने मूवमेंट भी चलाया था, बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, इन्हें स्टिल पार्टीशन किया। तो यहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट को शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905। और ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट, क्वेश्चन आपका बनेगा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था। किन्होंने शुरू किया था, मॉडरेट लीडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मैंने आपको पहले बोला था एस एन बैनर्जी और कृष्णा मूर्ति मित्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन होगा नीचे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड कृष्णा कुमार मित्रा, दोनों का नाम याद रखना है। इट्स बंगाल से शुरू हो गया, क्योंकि बंगाल में ही मूवमेंट चल रहा था, दिल्ली से थोड़ी ना शुरू करते, बंगाल से शुरू कर दिया। इट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, मॉडरेट्स ने शुरू किया, लेकिन फिर बाकी पार्ट्स, कंट्री के बाकी पार्ट्स में भी ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये आगे फिर एक्सट्रीमिस्ट भी लेकर आ गए इसको, ठीक है, स्प्रेड करते गए। ऑन द डे ऑफ 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है, देयर वाज ए फास्टिंग एंड हड़ताल इन कलकत्ता, कलकत्ता में फास्टिंग होगी, कलकत्ता में हड़ताल हो गया। इट वाज ऑब्जर्व्ड एज डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, एंड पीपल बाथड इन द गंगा इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो इस दिन को माना जाता था जैसे कि टेंशन का डे होता था, परेशानी के दिन होता था, मायूसी का दिन आप बोल सकते हो। एंड पीपल बाथड इन गंगा, लोग नहाने लगे गंगा में, ठीक है, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। इस दिन क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 के दिन क्या होता, दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए, ये वाला। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल सॉन्ग, रविंद्रनाथ टैगोर जो था, इसने नेशनल सॉन्ग कंपोज किया, कंपोजिशन की, जिसको नाम रखा इसने अमर सोनर बंगला, ASB इसको शॉर्ट में बोलते हैं। विच वाज संग बाय ह्यूज क्राउड, जो वहाँ की क्राउड थी कलकत्ता की, उन्होंने इस सॉन्ग को गाया। वंदे मातरम बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल, फिर ये बंगाल का नेशनल सॉन्ग बना। हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राखी ऑन वन अनदर्स रिस्ट्स, हिंदू और मुस्लिम्स ने एक दूसरे की रिस्ट्स के ऊपर राखी बांधी है, यूनिटी दिखाने के लिए, एज ए सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी ऑफ द बंगालीज, क्योंकि ये यूनिटी में रहेंगे तब बंगाल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। द वेटरन लीडर्स आनंद मोहन बोस लेड द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल टू मार्क द इंडिस्ट्रक्टेबल यूनिटी ऑफ बंगाल। तो आनंद मोहन बोस एक लीडर था जिसने फाउंडेशन डाली थी फेडरेशन हॉल। क्वेश्चन बनता है, जिस दिन पार्टीशन डे था उस दिन फेडरेशन हॉल की फाउंडेशन डाली गई थी, किसने डाला, आपको बोला आनंद मोहन बोस। जिस दिन पार्टीशन डे था उस दिन जो है अमर सोनर बंगला को कंपोज किया था, किसने किया, आपको बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। लेकिन एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था, उन्होंने बोला हम जो करने वाले हैं अब वो स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट है। पहले ही बोला था क्योंकि एक मूवमेंट भी चलाना उनको, अब स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट यहाँ पर शुरू होता है। और इस स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को हम नेक्स्ट सेशन में आई थिंक देखा जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 से 4 सेशंस में ये पूरा ये खत्म हो जाए। क्योंकि अगर मैं इसको 4 4 आवर्स में लेकर आऊँगा ना, तो फिर आप उसको कंप्लीट नहीं देख पाओगे, फिर आप उसको छोड़ोगे बीच बीच में, आप जल्दबाजी करोगे। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, फिर इसको मैं नेक्स्ट लेकर जाऊँगा 1900
1930 तक और 1930 से लेकर 1940 तक और 1940 से लेकर 47 तक। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशंस में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये सारे एग्जाम्स के लिए अप्लीकेबल है, तो कमेंट सेक्शन में एक मेंशन करो, अपना कमेंट लिखो। दूसरा जो है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।